नमस्कार। राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की ओर से फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं प्रीति बाला शर्मा बीएड के सभी छात्रों को आज पद्य शिक्षण से संबंधित आगे की जानकारी दूंगी। छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की कुछ विधियों की जानकारी दी थी। वो भाग ए का वीडियो था। आज हम भाग बे की इस वीडियो में कविता शिक्षण की शेष विधियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पढ़ते हैं पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की विधियाँ। पिछली वीडियो में मैंने गीत विधि, अभिनय विधि और शब्दार्थ कथन विधि की जानकारी दी थी। आगे की विधियों के बारे में हम समझते हैं। अगली हमारी विधि आती है प्रश्नोत्तर अथवा खंडान्वय विधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें खंड किए जाते हैं कविता के और प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। इस विधि में कविता का खंडान्वय करके अर्थात खंडों में विभाजित करके भाव विचार संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक इसमें क्या करता है, कविता को खंडों में विभाजित करता है और प्रत्येक खंड से कविता से संबंधित जो उसमें भाव निहित होते हैं उन भावों से संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछता है। छात्र यथासंभव उत्तर देते हैं, तो इसीलिए इसे खंडान्वय विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। अगला हमारा बिंदु है, इसमें प्रश्नों द्वारा कविता का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य अध्यापक का इसलिए होता है कि ताकि कविता का विश्लेषण किया जा सके। प्रश्नों के माध्यम से कविता के पक्षों को समझाया जा सके। छात्र कविता के पक्षों को सुनते हैं और समझते हैं, उनमें विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि से छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति भी विकसित होगी छात्रों की, क्योंकि जब विश्लेषण होगा तो छात्र सोचेंगे, समझेंगे और अपनी बौद्धिक स्तर के आधार पर उस कविता को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होगा। ये विधि महाकाव्यों व लंबी कविताओं के लिए उपयुक्त है। स्पष्ट ही है कि ये जो विधि है ये प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि है। इसमें खंड किए जाते हैं। छोटी कविताओं में खंड नहीं हो सकते और खंड नहीं होंगे तो अधिक उसमें प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते। इसलिए ये जो विधि है वो महाकाव्यों के लिए, बड़ी और लंबी कविताओं के लिए काम में ली जाती है। इस विधि में शिक्षक ही सक्रिय रहता है, क्योंकि जो शिक्षक है कविता का खंड करेगा, कविता के से संबंधित भावों को बच्चों को समझाएगा, कविता का विश्लेषण करेगा, तो अधिकतर कार्य इसमें शिक्षक का होता है। हालांकि प्रश्नोत्तर पूछते समय जो छात्र हैं वो जब उत्तर देते हैं तो थोड़े सक्रिय वे प्रश्नोत्तर के माध्यम से होते हैं, तो छात्र भी होते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं हो पाते। अधिकांश कार्य जो है वो शिक्षक ही करता है, इसलिए शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। अतः इस विधि को मनोवैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। अगली विधि आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि व्याख्या करना, कविता की व्याख्या करना। अध्यापक कविता की व्याख्या करता है, कविता के सभी पक्षों को स्पष्ट रूप से समझाता है। कविता की व्याख्या करके वह कविता में निहित भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को समझाने का प्रयास करता है। यह विधि उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु काम में ली जाती है। व्याख्या का कार्य उच्च माध्यमिक कक्षाओं में ही होता है, क्योंकि इस स्तर तक आते आते बच्चों की बौद्धिक क्षमता और जो मानसिक क्षमता है वो पर्याप्त विकसित हो चुकी होती है। छोटे बच्चों को व्याख्या के माध्यम से कविता को नहीं समझाया जा सकता, उनके लिए गीत, अभिनय विधि आदि काम में आती है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है कि कविता शिक्षण में 3 प्रकार की प्रणालियाँ काम में ली जाती है। 3 प्रकार की प्रणालियाँ क्यों? क्योंकि व्याख्या करने के लिए कुछ छोटी छोटी अन्य 3 विधियाँ हैं, उनको हम काम में लेकर स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावशाली तरीके से कविता की व्याख्या कर सकते हैं। किस प्रकार से? ये जो 3 प्रणालियाँ हैं, इन 3 प्रणालियों के माध्यम से कविता के सभी पक्षों को स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से विश्लेषण
किया जा सकता है। ये जो 3 प्रणालियाँ हैं वो है व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। ये 3 प्रणालियाँ हैं जो व्याख्या विधि के अंतर्गत काम में ली जाती हैं। इन तीनों प्रणालियों के माध्यम से एक अध्यापक अपनी व्याख्या को प्रभावशाली बना सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली, जैसा कि नाम से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि व्यास प्रणाली किस प्रकार की होगी। व्यास से आप क्या समझते हैं? व्यास वे होते हैं, जैसे कि हमने कभी कार्यक्रमों में भगवान से संबंधित कथा का वाचन करते हुए जिस कथावाचक को हम सुनते हैं वो कथावाचक व्यास कहलाता है। तो कथावाचक क्या करता है? अपनी कथा को पढ़ता है और श्रोतागणों को सुनाता है और श्रोतागण उस कथा को समझते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। बिंदुओं के आधार पर हम समझते हैं कथावाचक यानी कि जो व्यास होता है, जब कथा वांचते या पढ़ते हैं तो वे भावों, विचारों और नीतियों को स्पष्ट करने के लिए मुख्य कथा के साथ साथ कई गौण कथाओं अथवा अंतर कथाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए आप कि जो कथावाचक होते हैं अर्थात जो व्यास होते हैं, जब कथा को पढ़ते हैं तो वे अपनी कथाओं को, अपने कथा के जो भाव हैं, विचार हैं और नीतियां हैं, मुख्य कथा के भाव, विचार और नीतियों को स्पष्ट करने के लिए वे अन्य जो कई छोटी छोटी गौण कथाएं होती हैं और अंतर कथाएं होती हैं उनका समय समय पर विवरण प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मुख्य कथा के भावों, विचारों और नीतियों को अधिक स्पष्ट किया जा सके। ये जो प्रणाली कथावाचक काम में लेते हैं, इसी तरह की प्रक्रिया को, इसी तरीके को एक शिक्षक भी काम में लेता है। शिक्षक भी इसी प्रणाली को काम में लेता है, इसीलिए इसे व्यास प्रणाली कहते हैं कि जिस प्रकार एक कथावाचक अपनी मुख्य कथा के भाव, विचारों और नीतियों को अधिक स्पष्ट करने के लिए अन्य गौण कथाओं और अंतर कथाओं का सहारा लेता है, तो अध्यापक भी अपनी मुख्य कथा या मुख्य कविता, जो मुख्य कविता वह पढ़ा रहा है, उस कविता के भावों को और उसके विचारों को स्पष्ट करने के लिए अनेक छोटी छोटी अन्य छोटी दंत कथाओं या अंतर कथाओं का विवरण प्रस्तुत करता है ताकि मुख्य कथा का भाव अच्छे से स्पष्ट किया जा सके। अगला बिंदु है, इस प्रणाली में शिक्षक शुरू से ही शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या आदि करता जाता है। ये जो व्यास प्रणाली है, इसमें अध्यापक क्या करता है? शुरू से ही कठिन शब्द जहाँ जहाँ भी आते हैं वहाँ पर उन कठिन शब्दों का अर्थ बताता है, कविता के मुख्य भावों को स्पष्ट करता है और व्याख्या करता हुआ आगे बढ़ता है। छात्र श्रोता मात्र रह जाते हैं क्योंकि ये व्यास प्रणाली है। और व्यास क्या करते हैं? जब कथा वांचते हैं, कथा का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर बाकी के श्रोतागण क्या करते हैं? सुनने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक भी जब कविता के भावों को समझाता है, शब्दार्थ करता है और उसकी व्याख्या करता है, तो अध्यापक भी, जो छात्र हैं वो भी श्रोता मात्र बनकर रह जाते हैं। शिक्षक कविता की विशेषताओं और सौंदर्य तत्वों का उल्लेख करता जाता है। जो अध्यापक है वो कविता की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताता है और कविता की जो सौंदर्य तत्व है उनका समय समय पर उल्लेख करता है। सौंदर्य तत्वों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती है? छंद, अलंकार, रस, रीति, गुण, दोष, शैली, ये सब कविता के सौंदर्य तत्व हैं। इनकी जानकारी एक अध्यापक समय समय पर देता रहता है। इससे छात्रों का बौद्धिक स्तर तथा मानसिक स्तर विकसित होता है। जब अध्यापक इस प्रणाली के माध्यम से कविता के सौंदर्य तत्वों को बताता है, कविता की विशेषताओं को बताता है, मुख्य कविता के भावार्थ को बताता है, कठिन शब्दों के बारे में व्याख्या करता है, कठिन शब्दों को स्पष्ट करता है, तो छात्र समझने का प्रयास करते हैं। उनका जो बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर है वो कविता की इस प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रक्रिया को सुनकर, समझकर उनका बौद्धिक और मानसिक स्तर विकसित होता है। ये विधि उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु उपयुक्त है। स्पष्ट ये है कि ये छोटी कक्षाओं में काम में नहीं ली जा सकती। इस विधि को बड़ी कक्षाओं में ही काम में ले सकते हैं। तुलना प्रणाली। अगली हमारी जो छोटी उपविधि है व्याख्या की, हम व्याख्या विधि पढ़ रहे हैं। व्याख्या में हमने व्याख्या विधि के अंतर्गत हमने व्यास प्रणाली को पढ़ा, जो कि उसकी एक उपविधि है। अगली हमारी तुलना प्रणाली है, उसको हम समझते हैं।
तुलना प्रणाली। इस विधि में शिक्षक कविता की तुलना उसी भाव को व्यक्त करने वाली अन्य कविता के साथ करके भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जो अध्यापक है वो अपनी मुख्य कविता को अधिक प्रभावशाली तरीके से समझाने के लिए उसकी तुलना अन्य कविता से करेगा, और वो अन्य कविता किस प्रकार की होगी, उस मुख्य कविता के समान भाव वाली होगी। जिस प्रकार का भाव मुख्य कविता का है उसी के समान भाव वाली अन्य कविता को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा अध्यापक, और अपनी मुख्य कविता को उससे तुलना करते हुए अच्छे से समझाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सूरदास जी का बाल वर्णन पढ़ाते समय तुलसीदास जी का बाल वर्णन प्रस्तुत करना। सूरदास जी ने श्री कृष्ण का बाल वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है। उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए अध्यापक उसी के समान जो बाल वर्णन की अन्य कविता है वो है तुलसीदास जी की। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बाल वर्णन सुंदर तरीके से किया है, तो उसे जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का बाल वर्णन किया गया है उसी प्रकार तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचंद्र जी का बाल वर्णन किया गया है। तो दोनों कविताओं को तुलना करते हुए मुख्य कविता सूरदास जी की है वो स्पष्ट की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये पंक्तियां हैं। शोभित कर नवनीत लिए, गुठरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। ये पंक्तियां सूरदास जी द्वारा रचित हैं। इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, यहाँ नवनीत माखन को कहा गया है कि श्री कृष्ण जी के हाथों में माखन जो है वो शोभायमान हो रहा है, सुंदर लग रहा है। गुठरुनी चलत रेणु तन मंडित, जो श्री कृष्ण हैं वो घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके शरीर पर, उनके तन पर रेणु अर्थात धूल लगी हुई है, शोभा दे रही है। मुख दधि लेप किए, उनके मुख पर दही लिपटा हुआ है, दही लगा हुआ है और श्री कृष्ण की यह शोभा बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। अब इन पंक्तियों को, सूरदास जी की इन पंक्तियों को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक अध्यापक तुलसीदास जी द्वारा रचित इन पंक्तियों को अध्यापक के सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, यानी कि तुलसीदास जी ने कहा है कि जो श्री रामचंद्र जी हैं जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो उनके पैरों में जो पैंजनिया यानी पायल है वो बज रही है और वो बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का वर्णन है, तो दोनों की तुलना की गई है, दोनों में भाव समान है। इन दोनों पंक्तियों को तुलना करते हुए मुख्य पंक्तियाँ हैं जो सूरदास जी की शोभित कर नवनीत लिए, इन पंक्तियों को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, सूरदास जी ने शोभित कर नवनीत लिए, गुठरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों की रचना की है। और तुलसीदास जी ने ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, इन पंक्तियों की रचना की है। तो दोनों कविताओं को, दोनों पंक्तियों को हम एक दूसरे से तुलना करते हुए मुख्य पंक्तियों की व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। अगली जो हमारी प्रणाली है वो है समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली, समीक्षा प्रणाली जो है वो उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि समीक्षा करने की क्षमता, समीक्षा समझने की क्षमता छात्रों की, बड़े छात्रों की ही होती है, क्योंकि उच्च श्रेणी तक पहुंचते पहुंचते छात्रों का जो मानसिक और बौद्धिक विकास होता है वो पर्याप्त रूप से हो चुका होता है। साथ ही वे काव्य के तत्वों का ज्ञान भी ग्रहण कर चुके होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि कविता के तत्व कौन कौन से हैं, किस रस का प्रयोग हुआ है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार की शैली है, क्या रीति है, गुण है, दोष है, इन सब की जानकारी छात्रों को लगभग हो चुकी होती है, तो वे समीक्षा करने के योग्य इस श्रेणी तक आते आते हो जाते हैं। तो इस प्रणाली का उपयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भली प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रणाली में शिक्षक कविता के अर्थ और व्याख्या के साथ साथ साहित्यिक सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता जाता है। जब अध्यापक व्याख्या करने के लिए समीक्षा प्रणाली का प्रयोग करता है तो इस प्रणाली में क्या करता है, अध्यापक कविता का अर्थ बताता है, कविता की व्याख्या जब वह करता है तो उसके साथ साथ साहित्यिक सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता जाता है। अब साहित्यिक सिद्धांतों में कविता की भाव पक्ष और कला पक्ष
दोनों को स्पष्ट करता हुआ अध्यापक व्याख्या करता है। तो शिक्षक कविता की अर्थ और व्याख्या के साथ साथ साहित्यिक सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता जाता है। शिक्षक काव्य में निहित छंद, अलंकार, गुण, दोष, रस आदि की विवेचना एवं समीक्षा करता है। अध्यापक काव्य में जो भी छंद हैं, अलंकार हैं, कौन सा गुण है, दोष है, रस है, शैली है, इन सब की विवेचना और समीक्षा करता है। इस प्रणाली के माध्यम से करता है। वह समझाता है कि कविता में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार प्रयुक्त है, इसमें गुण कौन सा है और कहाँ कहाँ पर दोष है और किस रस की इसमें निष्पत्ति हुई है। इन सब की व्याख्या वह समीक्षा प्रणाली के माध्यम से करता है। शिक्षक यह कार्य छात्रों की सहभागिता से करता है। जो अध्यापक है वो ये कार्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया करता हुआ करता है, उनका सहयोग लेता हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि व्याख्या की तो केवल स्वयं ही बोलता रहा और स्वयं ही समझाता रहा। उसे ये भी मूल्यांकन करना होता है कि छात्रों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस प्रकार वह समीक्षा कर रहा है तो क्या छात्र इस योग्य हैं कि वे इसको समझ पाए हैं। तो इसके लिए वह छात्रों को बीच बीच में सक्रिय करता रहता है। उनकी सहभागिता से वह समीक्षा करने का कार्य करता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। जो अध्यापक है वह छात्रों से अलंकारों के बारे में पूछेगा कि गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं। यदि गलत उत्तर देते हैं तो अध्यापक जो है वो सही ढंग से कविता के इन सिद्धांतों के बारे में बताएगा, इन पक्षों को स्पष्ट करेगा और छात्रों से भी उत्तर निकलवाने का प्रयास करेगा। तो छात्रों की सहभागिता यदि अध्यापक ले रहा है यहाँ पे, तो इस दृष्टि से शिक्षक और छात्र दोनों बराबर सक्रिय रहते हैं, पूर्णतः सक्रिय रहते हैं। इसलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इससे छात्रों की विश्लेषण क्षमता का विकास होता है। छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास निश्चित रूप से होगा क्योंकि जब अध्यापक समीक्षा करेगा तो कविता के सभी पक्षों को स्पष्ट रूप से समझाएगा और उन पक्षों को ये जानकारी प्राप्त करके छात्र स्वयं विश्लेषण करने के योग्य बन पाएंगे। तो ये प्रणाली बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। अगली जो हमारी विधि आती है वो है रसास्वादन विधि। यह हमारी आखिरी विधि है। व्याख्या विधि की तीनों उपविधियों के बारे में मैंने आपको बता दिया और कविता शिक्षण की ये अंतिम विधि है रसास्वादन विधि। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि रसास्वादन यानी रस का आस्वादन करवाना। अध्यापक छात्रों को रस की अनुभूति करवाने के उद्देश्य से इस विधि का प्रयोग करता है। इस विधि में शिक्षक का उद्देश्य कविता का अर्थ बताना नहीं होता, वरन छात्रों को कविता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करना होता है। अध्यापक केवल ये नहीं चाहता कि कविता का अर्थ बताया जाए, कविता का अर्थ तो बताता ही है, साथ ही साथ वह छात्रों को उस कविता का आनंद लेने के योग्य भी बनाने का प्रयास करता है। क्योंकि यहाँ पर कविता का अर्थ बताना भी आवश्यक है। कविता का अर्थ नहीं बताया जाएगा तो छात्र आनंद लेने योग्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अर्थ ही समझ में नहीं आया तो कविता का आनंद नहीं आएगा। इसलिए शिक्षक का उद्देश्य कविता का अर्थ तो बताना तो होता ही है, साथ ही बल्कि वह कविता का आनंद लेने की क्षमता उसमें प्रदान करने का उद्देश्य अध्यापक का होता है। शिक्षक कवि के परिचय, विशेष प्रसंग, प्रेरक एवं मर्मस्पर्शी स्थलों आदि की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करते हुए छात्रों को रसानुभूति की प्रबल प्रेरणा देता है। जो अध्यापक होता है वो कवि का परिचय कर पाएगा, जहाँ जहाँ पर भी मुख्य और विशेष प्रसंग है उनकी ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करेगा कि ये विशेष प्रसंग है, इनमें आनंद की अधिक अनुभूति हो सकती है। ऐसे प्रसंगों का चयन करके वह छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। जो प्रेरणादायी प्रेरक स्थल होते हैं या फिर मर्मस्पर्शी स्थल होते हैं जहाँ पर छात्रों के हृदय की भावनाएं जागृत हो सकती हैं, ऐसे स्थलों की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा ताकि छात्रों को रसानुभूति हो सके। वह छात्रों का कवि के साथ साथ तादात्म्य स्थापित करता है। अध्यापक चाहता है कि छात्रों का और कवि का तादात्म्य स्थापित हो, यानी कि कवि किस प्रकार से जिस उद्देश्य से कविता की रचना करता है उस रस को, उस भाव को छात्र अच्छे से समझ सकें, ऐसा अध्यापक चाहता है। इससे छात्रों में भावात्मक एवं विचारात्मक शक्ति का विकास होता है। जब
रसास्वादन छात्रों को हो जाता है तो छात्रों की भावनाएं विकसित होती है, विचार उनके विकसित होते हैं। रसास्वादन करके, आनंद की अनुभूति करके छात्रों में भावात्मक और विचारात्मक शक्ति विकसित होती है। यह विधि केवल बड़ी कक्षाओं में ही संभव है, क्योंकि रसास्वादन करने योग्य छात्र जो होते हैं वो बड़े स्तर पर ही होते हैं। छोटे स्तर पर बच्चे कविता के मर्म स्पर्शी स्थलों को ना तो पहचान पाते हैं, ना उसमें निहित रस गुण दोष आदि को समझ पाते हैं, न भाव की ओर उनका ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो पाता है। इसलिए ये जो विधि है वो बड़ी कक्षाओं में ही पढ़ाई जा सकती है, काम में ली जा सकती है। ये विधियाँ मैंने आपको समझाई। ये पद्य शिक्षण की विधियाँ पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आगे की जानकारी अगले वीडियो में लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी। धन्यवाद।